दोस्तों, ब्रिटिश से पहले पुर्तगाली हिंदुस्तान पहुंच चुका था। हिंदुस्तान का रुख करने वाली यूरोपीय कौमों में सबसे पहले पुर्तगाली ही थे। पुर्तगाली हिंदुस्तान कब पहुंचा? कैसे पुर्तगाल से हिंदुस्तान पहुंचने का इतना तवील समुद्री रास्ता का दरियाफ्त किया? वो कौन पुर्तगाली था जो सबसे पहले हिंदुस्तान की सरजमीन पर कदम रखा? हिंदुस्तान आने का क्या मकसद था? दोस्तों, मैं इन्हीं सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। मैं हूं मरगूब आलम और आप देख रहे हैं सुनेरी एजुकेशन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरा हर आने वाला वीडियो आप तक सही वक्त में पहुंच जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, हिंदुस्तान में पुर्तगालियों की तारीख। ब्रिटिश के कैप्टन हॉकिंस लंदन से हिंदुस्तान के लिए रवाना होते हैं और 1609 ईस्वी में मुग़ल बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, पुर्तगाली हिंदुस्तान कब पहुंचे? जहांगीर से 50 बरस पहले अकबर बादशाह का राज था। उससे पहले हुमायूं का दौर हुकूमत रहा। उससे पहले बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी को शिकस्त देकर मुगलिया सुल्तनत की बुनियाद रखी थी। दोस्तों, आपको जानकर हैरत होगी कि 1526 ईस्वी में जब बाबर हिंदुस्तान में मुगलिया सुल्तनत की बुनियाद रखी तो हिंदुस्तान में पहले से पुर्तगाली मौजूद थे। मुगलिया सुल्तनत के कायम होने के 28 बरस पहले ही पुर्तगाल हिंदुस्तान पहुंच चुका था। सवाल यह है दोस्तों कि पुर्तगाल हिंदुस्तान क्यों और कैसे पहुंचे? 1453 ईस्वी में सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान मोहम्मद फातेह कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह कर लेता है, जिसकी वजह से रोमन एम्पायर की बुनियादें हिल जाती हैं। रोमन एम्पायर के डिक्लाइन के बाद इजिप्ट और प्रूसिया ऑटोमन एम्पायर में शामिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से इजिप्ट और प्रूसिया में अरब का कंट्रोल कायम हो जाता है। दोस्तों, अरब और इंडिया के दरमियान जो डायरेक्ट कनेक्शन था अब वो ख़त्म होने लगा। यूरोप इंडिया से जो स्पेसीज, कैलिकोज, सिल्क और तरह तरह के कीमती पत्थर आसानी से यूरोप लाते थे वो बंद होने लगा। अब अरब इंटरमीडिएरीज की तरह काम करने लगे। जिन सामानों को यूरोप इंडिया से डायरेक्टली खरीदते थे, अब उन्हीं सामानों को इनडायरेक्टली अरब से काफ़ी ज़्यादा दाम में खरीदना पड़ता था। यूरोप इंडिया से ईस्टर्न मेडिटेरेनियन और रेड सी के ज़रिए तिजारत करते थे। अब चूँकि ईस्टर्न मेडिटेरेनियन और रेड सी में अरब का कंट्रोल कायम हो चुका था, इसी वजह से वो इंडिया के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर पाते थे। वो इंडिया के साथ डायरेक्टली तिजारत करना चाहते थे। यही वजह था दोस्तों कि वो इंडिया के साथ जुड़ने के लिए नए रास्ता तलाश करने लगे कि किसी भी तरह से अरब से हमें छुटकारा मिल जाए और इंडिया के साथ नए रास्ता से जुड़ जाएं। दोस्तों, यूरोप 15वीं सदी में शिप बिल्डिंग और नेविगेशन में काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुका था। इसी वजह से दोस्तों यूरोप से कई जहाज़ नई नई जगह की तलाश में निकल गए। कई कोशिशों और सैकड़ों मल्लाहों की कुर्बानी के बाद पुर्तगाली नेविगेटर बार्थोलोम्यू डाइस 1487 ईस्वी में केप ऑफ गुड होप के गर्द चक्कर लगाता हुआ ईस्ट कोस्ट पहुंचने में कामयाब हो जाता है। दोस्तों, ये हिंदुस्तान तक तो नहीं पहुंच पाया, लेकिन इनका कहना था कि हमने पुर्तगाल से हिंदुस्तान तक का रास्ता ढूंढ लिया है। उसी तरह से स्पेन के क्रिस्टोफर कोलंबस नई जगह की तलाश करते करते 12 अक्टूबर 1492 को अमेरिका पहुंचने में कामयाब हो जाता है। पुर्तगाल और स्पेन के दरमियान 1494 ईस्वी को एक ट्रीटी होता है जिसे ट्रीटी ऑफ टोरडेसलाज कहते हैं। इस ट्रीटी के तहत पुर्तगाल और स्पेन अटलांटिक ओशियन में एक इमेजिनरी लाइन खींचकर नन क्रिश्चियन वर्ल्ड को आपस में बांट लेते हैं। इस लाइन के ईस्ट में जो कुछ भी होगा उसको क्लेम पुर्तगाल करने लगे और वेस्ट में शामिल हर एक चीज़ को स्पेन क्लेम करने लगे। इस ट्रीटी का मकसद ये था दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा ईसाई मज़हब को फैलाना और इस्लाम मज़हब को फैलने से रोकना। जिस रास्ते से बार्थोलोम्यू डाइस केप ऑफ गुड होप के गर्द चक्कर लगाता हुआ ईस्ट कोस्ट पहुंचा था, उसी रास्ता को फॉलो करते हुए वास्को डी गामा 1497 को ईस्ट कोस्ट पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, हिंदुस्तान अभी भी हज़ारों मील दूर था और उसके लिए सही रास्ता ढूंढना अंधेरे में सुई तलाश करने जैसा था। लेकिन खुशकिस्मती से उसे केन्या के साहिली शहर मालिंडी में एक गुजराती मुसलमान पायलट अब्दुल माजिद मिल जाता है और इनकी मदद से वास्को डी गामा 1498 ईस्वी को कालीकट पहुंचने में कामयाब हो जाता है। और इस तरह से दोस्तों वास्को डी गामा
पुर्तगाल से हिंदुस्तान तक का समुद्री रास्ता दरियाफ्त कर लिया और हिंदुस्तान पहुंचने वाला पहला यूरोपीय बन गया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उस वक्त कालीकट का राजा जैमोरिन था। उस वक्त जो भी कोई नए नए ताजिर तिजारत करने आते थे वो राजा के लिए तोहफे लाते थे। जैमोरिन को लगा कि वास्को डी गामा भी हमारे लिए तोहफे लाए हैं, तो वो उसका खुले दिल से इस्तकबाल किया और अपने दरबार में बुलाया। लेकिन दोस्तों, वास्को डी गामा राजा के लिए कोई तोहफा लेके नहीं आए थे, जिसकी वजह से राजा नाराज़ हो गए और उनके दरमियान बातचीत नहीं हो पाई। वास्को डी गामा हिंदुस्तान में 3 माह रहा। उसके बाद वो वापस पुर्तगाल लौट गए और अपने साथ जो कुछ भी खरीद के लेके गया था उसको काफ़ी ज़्यादा दाम में यूरोपियन मार्केट में बेचा। 1500 ईस्वी में दूसरा पुर्तगीज नेविगेटर अल्वारेज कैब्राल हिंदुस्तान आते हैं और उन्हें कालीकट के राजा से पुर्तगीज फैक्ट्री बनाने की परमिशन मिल जाती है। दोस्तों, ये आते ही अरब मर्चेंट के साथ लड़ने लगे। पुर्तगालियों को अरब मर्चेंट से काफ़ी ज़्यादा नफरत थी। ये अरब मर्चेंट के मोनोपोली को ख़त्म करना चाहते थे। दोस्तों, 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा दोबारा हिंदुस्तान पहुंचता है और 1503 ईस्वी में पहला पुर्तगीज फैक्ट्री कोचीन में बनाने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद दूसरा फैक्ट्री 1505 ईस्वी में केनानौर में कायम करता है। बहुत जल्द दोस्तों, कालीकट, केनानौर और क्वेलोन पुर्तगालियों का अहम ट्रेडिंग सेंटर बन जाता है और आहिस्ता आहिस्ता ये अपने फैक्ट्री को फोर्टिफाई करने लगे। दोस्तों, तारीख में हमें वास्को डी गामा के कई जुल्म के दास्तान पढ़ने को मिलता है। एक बार कालीकट के नज़दीक 20 हिंदुस्तानी जहाज़ों को लूटकर उसमें शामिल तमाम ताजिरों को ज़बह कर दिया था और उसके हाथ, नाक और कान काट कर कालीकट के राजा को भिजवाए। 1505 ईस्वी में दोस्तों, पुर्तगाल के किंग ने फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को वायसराय बनाकर हिंदुस्तान भेजता है और उसके साथ बहुत सारे आर्म शिप भी रवाना किए। दोस्तों, इनका मकसद ये था कि इंडियन ओशियन को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कायम करना। ये इंडियन ओशियन को ही पूरा कब्जा करना चाहते थे और ये आते ही इंडियन ओशियन को कब्जा करने में लग गए। 1508 ईस्वी में पुर्तगालियों की बढ़ती हुई ताकत को रोकने के लिए गुजरात, बीजापुर और मिस्र के ममलूक सल्तनत एक साथ मिलकर पुर्तगालियों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। दोस्तों, फिर भी ये पुर्तगालियों को हराने में नाकाम हो गए। बैटल ऑफ ड्यू में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने ज्वाइंट मुस्लिम आर्मी को शिकस्त दे दिया। इस तरह से इनका इंडियन ओशियन पे पूरी तरह से राज कायम हो गया। 1509 को अल्फोंसो दी अल्बुकर्क नया वायसराय बनकर आया। दोस्तों, उसी साल यानी 1509 को ही ये ड्यू को फतह कर लिया। उसी तरह से 1510 को गोवा को बीजापुर के सुल्तान से कब्जा कर लिया। दोस्तों, ये अपना हेडक्वार्टर कोचीन में कायम कर दिए। 1530 ईस्वी में दोस्तों नीनो दे कुन्हा नया वायसराय बनकर आते हैं और ये अपना हेडक्वार्टर कोचीन से गोवा शिफ्ट कर देते हैं। पुर्तगालियों की समंदर पर कामयाबी की एक बड़ी वजह यह थी कि उनके पास निहायत ताकतवर नेवल फोर्स और जंगी फ्लीट थे। उनके बड़े बड़े जहाज़ दूर से आते हुए ऐसे लगते थे कि कोई बड़ा किला समंदर पर तैरते हुए आ रहे हों। जहाज़ों में चारों तरफ से टोपें लगी हुई रहती थी। उनसे मुकाबला करना दोस्तों कोई आसान काम नहीं था। पुर्तगालियों का राज समंदर में उस हद तक था कि इंडियन ओशियन को पुर्तगाली समंदर के नाम से पुकारा जाता था। जहाँ जहाँ समंदर के किनारे जाते पुर्तगालियों की भाषा चलती थी। पुर्तगालियों की कामयाबी को देखते हुए कई यूरोपीय ममालिक हिंदुस्तान में तिजारत करने आए, जैसे ब्रिटिश, डच और फ्रेंच। दोस्तों, आहिस्ता आहिस्ता ना सिर्फ इंडियन ओशियन बल्कि पूरे हिंदुस्तान पे अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो जाता है और इस तरह से पुर्तगालियों को हिंदुस्तान छोड़कर भागना पड़ता है। लेकिन फिर भी दोस्तों गोवा, दमन और दीव में पुर्तगालियों का राज कायम था। दोस्तों, आपको जानकर हैरत होगी कि हिंदुस्तान की आज़ादी के वक्त गोवा, दमन और दीव हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं था। आज़ादी के 14 साल बाद तक भी इन इलाकों में पुर्तगालियों का राज कायम था। 1961 ईस्वी में इंडियन गवर्नमेंट ने आर्मी भेजकर पुर्तगालियों से गोवा, दमन और दीव को छीनकर हिंदुस्तान में शामिल किया है। तो दोस्तों, इस तरह से इंडियन गवर्नमेंट हिंदुस्तान से पुर्तगालियों को मुकम्मल तौर पर भगाने में कामयाब हो गए। तो दोस्तों, ये था हिंदुस्तान में पुर्तगालियों की तारीख। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।